नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस मंच पर मैं आपके सम्मुख सम्मान राम। साथियों, आज एक अहम मीटिंग है और राजनीति के जिसको कह सकते हैं कि पूरे परखचे उखाड़ने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। बहुत बड़ी एक जद्दोजहद रहती है लोगों में, राजनीतिज्ञों में विशेष तौर से, कि मैं सेवा करूंगा, ये मेरा एजेंडा होगा, ये मेरे सूत्र होंगे। कभी कोई पार्टी 20 सूत्र पैदा कर देती है 20 सूत्री प्रोग्राम के नाम से, कभी कोई पार्टी 15 सूत्र पैदा कर देती है, कभी कोई पार्टी 11 सूत्र कह करके लोगों को गुमराह करती है कि आओ हमारे सामने ये सूत्र हैं, इन सूत्र को करें। आखिर इनमें इतनी तलब क्यों है राजनीतिज्ञ लोगों का? ये जानना आम मतदाता का कारण है कि कोई भी आदमी क्यों है इतना लालायित सेवा करने के लिए। क्या पड़ी है कि वो लोगों को बुलाता है, सम्मेलन करता है, दरियां बिछाता है, उनके लिए बसें खड़ी करता है, उनको पानी की व्यवस्था करता है, उनके लिए सारा छाया का प्रबंध करता है। ये आखिर क्यों कर रहे हैं लोग? ये जाने बिना आप किसी भी मीटिंग में या किसी भी कार्यक्रम में जाना आपका निरर्थक है। ये मेरा अपना चिंतन है। अब मैं आपको इस राजनीति के गोरख धंधे को, और जिसके कारण से ही मुझे घृणा हुई, कई लोगों ने मुझे कहा भी कि पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, तो मैंने कुछ अपने कारण बताए कि ये कारण है जिसके कारण से हम राजनीति का हिस्सा बनना नहीं चाहते। बनना है यदि किसी को है, लेकिन अल्टरनेटिव मॉडल जब हम नहीं दे पाए तो नहीं बनना। अब मैं उन कारणों को उजागर कर रहा हूं। जो भी साथी जुड़े हैं शेयर कर दें, आगे भी लोगों को लिखते रहें शेयर करने के लिए। 2 जनवरी 2018 इस भारत की राजनीति का एक काला इतिहास है। 2 जनवरी 2018 जिसको एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, स्वर्गीय जेटली जी उसके रचयिता थे, और बीजेपी की सरकार ने जो ढांचा खड़ा किया राजनीति के लिए, उसके अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी टिक नहीं सकती। उन्होंने ढांचा खड़े करने के अंदर का एक स्कीम बनाई। वो स्कीम ये थी कि इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खड़े किए, जिसको परमेश्वरी नोट का, यानी मैं प्रोमिस करता हूं आपके सामने कि ये मैं करूंगा, पैसे दूंगा, ब्याज से दूंगा, टैक्स दूंगा, ये दूंगा। ये परमेश्वरी नोट के आरबीआई के कंसेप्ट है। 1934 का जो एक्ट है उसके अंदर वो संसद में पारित हुआ। संसद के ज्यादातर सांसदों ने इसका स्वागत किया क्योंकि सबको इसका चस्का था, लेकिन उनको अंदर से इनका पता नहीं था कि आखिर ये बात कहां जाएगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की क्या खासियत है यह समझनी बड़ी जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होगा, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, ये किसी को पता नहीं होगा और न बताया जाएगा। आपको नहीं लगता अगर अजीब तरह? मैं जिस पार्टी से खड़ा हुआ था उसमें ये पहले तय हुआ था कि हम इसमें इंटरनेट पे, आपकी वेबसाइट पे लिख देंगे कि 1 रुपया भी कोई हमें देगा तो उसको हम लिख देंगे, लेकिन किसी में कुछ नहीं हुआ। अब इनका यह है कि नो कैरी द नेम बायर और पेई, न तो खरीदने वाला का और न पेमेंट करने वाला का नाम कहीं पता नहीं लगेगा, चुपचाप रकम देनी है। इसको परमेश्वरी नोट कहा गया, ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड कहलाए गए। अब इन इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को कहां पे होगा साहब, कहां मिलेंगे ये बॉन्ड, कौन लेगा? एसबीआई एक बैंक होगी। एसबीआई क्यों होगी? कि इन्होंने क्या किया, चारों तरफ से जंतर लगाए कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके फॉरेन के कई फंड आते थे, कई पार्टियों के बाहर के लिंक थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। मैं संसद की एक एक लाइन सुन रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। जो भी पार्टियों के दीवाने हो रहे हैं उन लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जितना आप शेयर कर पाओ करो, और मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि कोई आदमी किसी भी वे में मेरे से फोन नंबर के तहत, आप मेरे फेसबुक पे पड़े हैं, व्हाट्सएप पे पड़े हैं, आप कहीं से भी मुझे कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है, जिसको पास किया। उसमें पास करने के अंदर कहा कि जो भी बाहर से धन आएगा वो एसबीआई में जमा होगा। कौन से में होगा? कि दिल्ली की ब्रांच में होगा। ये एक्ट में लिखे हुए बात। तो एक तो इन्होंने क्या किया कि एफसीआरए एक्ट बना करके बाहर से फंड वालों को
चाबी कशी ये जो कॉमरेड ये घूमते हैं अपने आप उनको मुट्ठी में लिया। बाद में इन्होंने कहा स्टेट बैंक को आप किसी को नहीं बताओगे ये बॉन्ड जो है किसका बॉन्ड है, किसने को लेना है, कौन सी पार्टी, कोई मतलब नहीं। चुपचाप ये गोरख धंधा चलता रहा। अब इस गोरख धंधे के आगे इस बॉन्ड में क्या क्या लिखा हुआ ये बात बड़ी जाननी जरूरी है। क्यों है कि पार्टीज रजिस्टर्ड होगी, 29 जो एक्ट है 1951 का रजिस्टर्ड होगी। इनको पूछो सेवा करने वालों को कि रजिस्ट्रेशन की पार्टी के बिना क्यों आप निर्दलीय खड़े क्यों नहीं हो रहे हो। इस कारण से खड़े नहीं हो रहे निर्दलीय कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पार्टी का खाता नंबर देंगे। पार्टी जो रजिस्टर्ड होगी उसको क्या करना होगा कि 1% वोट यदि वो ले आते हैं, जैसे राज्य के लेवल की पार्टी है तो 1% वोट लाने हैं उनको, 1% वोट यदि वो ले आते हैं तो वो बॉन्ड लेने के हकदार होंगे। कोई पार्टी, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति चुपचाप 2 नंबर का पैसा का बॉन्ड खरीदेगा, वहां लिख देगा कि ये बॉन्ड मेरे वाला है उसको दे दो। देने के अंदर इन्होंने 15 दिन की लिमिट लगाई, 15 दिन के अंदर अंदर इनको बॉन्ड दे दो। 15 दिन के बाद में यदि बॉन्ड पड़ा रह जाए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा वो प्रधानमंत्री का वो है ना कोरोना वाला जो है वहां पे मेरे वहां जमा कर दो, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें डाल दो। अब यार कमाल की बात है, एक कंपनी ने पैसे बॉन्ड खरीद के चुपचाप लिख दिया कि बीजेपी पार्टी को दे दो, कांग्रेस पार्टी को दे दो, आरएलपी को दे दो, इसको अभिनव राजस्थान को दे दो। बॉन्ड चुपचाप गया, किसी को पता नहीं। अब बॉन्ड कहां जाएगा? 1% वोट लेने के लिए ये क्या करेंगे कि 200 की 200 सीटें राजस्थान पे खड़े करेंगे ताकि परसेंटेज बढ़े। इनको पूछो तुम क्यों खड़े कर रहे हो भाई 200, हम तो 200 पे खड़े करेंगे, क्यों करोगे जब आपको पता नहीं है कि 200 में आपके कार्यकर्ता 5 ही नहीं है वहां पे, फिर भी खड़े करेंगे कि परसेंटेज वोट 1% से ऊपर हो जाए तभी हमारा गोरख धंधा चल जाए। एसबीआई बैंक में जाएं, एक के कान में कहें कि वहां बॉन्ड खरीद ले, मेरा नाम लिख दे, मैं बॉन्ड जेब में डाल दूं। अब वो बॉन्ड बेचारे खड़े होने वाले की जेब में नहीं जाता है, बॉन्ड जाएगा उस पार्टी के खाते में। ये कानून। और पार्टी का खाता कौन डील कर रहा है? अध्यक्ष। जैसे आरएलपी का हनुमान जी के पास जाएगा पैसा, अभिनव राजस्थान का जो पैसा है इसके अशोक चौधरी के पास में जाएगा। अब जो नेशनल लेवल के पार्टी है उनके पास जाएगा, राजस्थान का है बीटीपी का बेलाराम के पास जाएगा। ये पैसा इनके पास में चुपचाप चला जाता है पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने से। इसलिए लोग पार्टी बनाते हैं। बाकी सेवा का तो मैदान बहुत बड़ा है, आप करो ना सेवा। सामाजिक सहकार का मैंने मॉडल बनाया, मैं उसको दे रहा हूं ना आपको, आप उस मॉडल को लॉन्च करिए। ग्राम पंचायत लेवल से स्टार्ट कर दिए, एक ग्राम की सेवा करके और गांव से गांव जोड़ दीजिए और 80 साल पुराने भारत की तस्वीर वापस पैदा कर दीजिए। लेकिन नहीं, पार्टी बनाएंगे, पार्टी से सेवा करोगे, पार्टी में तुम्हारा 4 सदस्य नहीं आएंगे, उनको बेचोगे, क्या करोगे। अब एक तरफ तो इनका बॉन्ड से पैसा आ गया, फिर ये लोग क्या करेंगे? 1% वोट के चक्कर में 200 में खड़े करेंगे। 200 में कैसे खड़े करेंगे कि टिकट लेने वाले से भी पैसे लेना। और टिकट कई लोग ऐसे बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियां वो कहती है कि इस जाति के वोट ज्यादा, तू इस आदमी को खड़ा कर दे, इतने मैं दे दूंगा, वहां पैसा मिल जाता है। यानी खड़ा करने के लिए, बैठाने के लिए, बेचने के लिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के लिए, ये पार्टी की पूरा का पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट है कि आप 1% वोट लाने के लिए ये तड़पन खड़ी कर रहे हो ना, ये इकट्ठा कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो, लोगों को कह रहे हो, सूत्र बना रहे हो, इतने सूत्र पैदा। अरे सूत्र तो जब पैदा तब करोगे कि सबसे पहली बात तो ये हुई कि इन्होंने एक तो मैंने एक्ट बताया वो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, दूसरा इन्होंने मोनेटाइजेशन करके सबके पैसे छीन लिए, सब पार्टियों के पैसे छीनने के बाद में अब वो बॉन्ड है जो एसबीआई को ध्यान है, बीजेपी को कौन, बीजेपी की अपेक्स बॉडी राजस्थान बीजेपी नहीं, इंडिया की बीजेपी को ध्यान है कि ये पैसा किसको किसके पास गया, और बैंक देने वाला और तीसरी गवर्नमेंट, 3 आदमियों को पता। अब गवर्नमेंट के डर से कौन बॉन्ड दे साहब, कौन आदमी है जो दूसरी पार्टी को वोट दे? मरना थोड़े है, वो इनकी मिली भक्ति का। कोई आदमी बीजेपी की बी पार्टी बने तो उसको बॉन्ड मिल जाएगा। अब आप बी पार्टियां छांट लो, कौन कौन है जो बीजेपी की बी पार्टी है, कौन कौन है जो कांग्रेस की बी पार्टी है। बी पार्टियों को तो ये कह देंगे तुम थोड़ा सा इधर भी दे दे और ये से कर दे ताकि ये भी अपने खड़ा कर लें इसमें करके।
अब ये 1% वोट के चक्कर में करना, ऐसे करना, ये सारे के सारे गोरखतंत्रों को हम देखें 15 दिन के अंदर अंदर लेना। अच्छा दूसरा देखो आप कि कोई पैसा बाहर से भी आ सकता है। पहले ये नियम था कि कोई भी कंपनी है वो पैसा दे सकती थी चुनावी चंदा, 3 साल की होनी चाहिए, उसको हटा दिया। 7.5% से ऊपर उसके नफे, 3 साल के नफे का जोड़ के जो एवरेज बनता है उस एवरेज का 7.5% था, उसको भी हटा दिया कि नहीं, चाहे जितना दो, पूरी कंपनी की कंपनी दे वो भले ही उस चुनाव लड़ने वाले को बॉन्ड जारी कर दो और चुपचाप आके ले जाएगा, और डॉलर में दे तो रुपये में कन्वर्ट करके देगा अगला बैंक। ये बैंक को लिख दिया। एक एक चीज मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ना। 2 जनवरी का है, भारत का राजपत्र गजट नोटिफिकेशन है ये, और इसको आप जब पढ़ोगे तो वैलिडिटी 15 दिन की बता दी, क्रेडिट सेम डे होगा। अभी बॉन्ड जारी हुए हैं गुजरात के चुनाव के लिए, हाथों हाथ बॉन्ड जारी हो गए, कंपनियों ने डाल दिए, चुपचाप पैसे ले लिए, लोगों ने अपने दे दिए। अब दूसरी पार्टियों के तो एक तो नोटबंदी में छीन के इनको नकारा कर दिया, इनको तो पता था, इसलिए 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करके 107 तो बीजेपी के ऑफिस बना लिए इन्होंने। बंगाल में जमीनें खरीद ली, जगह जगह अपना जमीन खरीद करके कर लिया। फिर 2 नंबर का पैसा करने के लिए अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बना दिया था कि 2 नंबर 1 नंबर होता रहे। क्या मतलब राजनीति के किस धंधे में आप पढ़ना चाह रहे हो? क्या इनके सम्मेलनों में जाओ और क्या इनके आपको कि हर सड़क उधर जाती है? काहे को जाती है सड़क? घर में खेत में काम करो, सड़क वहां जाती है, सीधी सादी कैलकुलेशन। मैं तो ये मानता हूं, 8 साल हुआ मैंने इनकी गलियां चेक की है, और मैं बहुत पढ़ने वाला आदमी हूं, इंग्लिश हिंदी जानता हूं, इसलिए मैंने इनके कानून पढ़े पूरे के पूरे। अभी तक जो मोदी सरकार ने 172 कानून किए उनकी मैंने एक एक को सुना, एक और मेरी 25-30 डायरियां भरी हुई है। किसी को कोई नोट लेना हो तो ले ला, सेम डे क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा गोरखधंधा देखो कि यदि चुनाव के अंदर जनरल हाउस ऑफ पीपल्स है, यानी भारत सरकार का चुनाव है, तो इनको 30 दिन तक पीरियड और बढ़ाया जा सकता है। 15 दिन का है ना, उसको नहीं, वो 1 दिन वाला। इन एडिशन पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी स्पेसिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है इन द ईयर ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल्स। सेंटर का होगा, मोदी जी का चुनाव होगा, तो हम 30 दिन तक उसको और देख लेंगे भाई किसने कैसा पैसा दिया। और क्या होगा? ब्याज नहीं लगेगा। परमेश्वरी नोट में ब्याज लगता है, पढ़ना कभी आरपीआई के एक्ट को, किसी को पूछना बैंक वाले को। इसमें ब्याज नहीं लगेगा पार्टी वालों को, इनको ब्याज नहीं देना है, और ब्याज देना नहीं है, और इंडियन रुपीज में इसको स्वीकार करना है। और इलिजिबल पार्टी को, इलिजिबल में इन्होंने क्या किया कि 350 पार्टियां जो कोई कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे, इधर उधर के जुड़े हुए थे, इनको हटा दिया, लिस्ट ही हटा दिया। चुनाव आयोग का इनको हटाओ, ये कुछ नहीं है। अब वो बेचारे 1% क्या करे, हटा गए। अब ये जो है फिर हटना तो हटना, सेम इन देयर डेजिग्नेटेड अकाउंट। जैसे मैं खड़ा हो जाऊं, मान लो मेरे को आरएलपी ने टिकट दे दिया, मैं चाहूं कि मेरा कोई मित्र है बॉन्ड दे दे, उसके पास भी 2 नंबर का पैसा कहीं होकर, वो नहीं, पैसा उसी में जाएगा, आरएलपी के अध्यक्ष के पास में, वो आपको देगा और एसबीआई में देगा। और एसबीआई में हम ध्यान रखेंगे कि कितना पैसा किसने दिया। तेरे से कान में गया कि मेरे को पता तू किसको चंदा दे रहा। चंदे की दूसरी पार्टियों के लिए सारी चाबियां कसती। अब जो इनकी बी पार्टी बने तो इनको चंदा मिले, दूसरी तरफ हो तो ईडी लग जाए। इन सारे मामलों को समझो। अब कोई राजनीति वो नहीं रही है। अब किसी राजनीति का किसी का कीड़ा कट रहा है ना, तो बी पार्टी बन के ही काट रहा है वो। अच्छा, ये राहुल वगैरह क्यों घूम रहे हैं, किस लिए है, क्या है, कांग्रेस क्यों है आज की तारीख में, ये तो 5 मिनट में इनको चिमटी में आउट कर दिया, जैसे बसपा को किया। मायावती के पास ढेला ही नहीं रखा इन्होंने। अब उनको कह दे कि ये बीजेपी में मिल गई, मिलती नहीं तो क्या करती बेचारी, क्या लफड़ा था उसमें, था ही पैसा ही नहीं है इनके पास, कोई मतलब ही नहीं है। इनको रखना इंटरनेशनल प्रेशर है। कुछ पार्टियों को इंटरनेशनल प्रेशर के तहत ये रखते हैं ताकि विपक्ष के नाम पे ये चिड़ियाएं फुड़फड़ाती रहे इसके मामले में। बाकी आप बी बन जाओ, हम जिन जिन को कहें उनको टिकट दे दो। बी का मतलब ये होता है कि हमारे सारे से टिकट दो, हम आपको चंदा दिलाएं, वो चंदा दिलो। ये पूरा एक कुटीर उद्योग है, कंप्लीट का कंप्लीट। जब आप इनको गहराइयों में, इन नोटिफिकेशनों में जाओगे, ये बैंकों की लिस्ट पड़ी कि इन बैंकों में आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, अध्यक्ष को पैसा मिलेगा, वो फिर नाटक करेगा, तंबू लगाएगा, रैली करेगा और सूत्र लिखेगा। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्र लिख दिया, किसी ने 15 सूत्र का
कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, किसी ने 11 सूत्र का कर दिया। लगाते रहो सूत्रों को, करते रहो। तब हमने ये सोचा, बहुत गहराई के बाद में सोचा कि यहां सिर्फ सामाजिक सहकार से द्वारा जिंदा नहीं रहा जा सकता। अब आप कहेंगे ये क्या भला आपने लॉन्च कर दी। सामाजिक सहकार हमने ये कल्पना की थी कि आज से 80 साल पहले के भारत के गांव और व्यक्ति के जो आचरण चित्रण वो जो भी थे उनको हम एक मॉडल में डालें। और वो मॉडल हमने ये डाला कि 4 हमने कमेटियां बनाई और 5वीं कमेटी सरकार की थी जो ग्राम पंचायत है। 4 हमने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन 4 कमेटियां बनाई। इकोनॉमिक काउंसिल गांव, यानी गांव को मतलब हमारी ग्राम पंचायत है, गांव के मॉडल में अपना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, सरकार के माध्यत पे नहीं। वो 5वीं कमेटी अलग है, खुद करेगी। कहीं शहद ज्यादा हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं जमीन है तो कुछ ऐसा करके बैठ के गांव के अंदर एक इकोनॉमिक काउंसिल बनेगी जिसके अंदर सदस्य होंगे। हर घर में से एक सदस्य होगा, या जैसा भी आप 21, 25, 51 सदस्यों की एक काउंसिल बना देंगे। वो लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे, गांव का अपना निर्णय लेंगे। कोई फालतू पंचायत ही नहीं, किसी की नेतागिरी मतलब नहीं, कोई मतलब। इकोनॉमिक काउंसिल बन गई, आपने अपना काम शुरू कर दिया। आपने पूरी सर्वे कर ली गांव में, कौन से हैं, किस तरीके से कौन सी चीज मिलती है या कौन सी नहीं मिलती है, इससे हम क्या कर सकते हैं। ये कई गांवों में ऐसी व्यवस्था है। फिर हमने सोशल काउंसिल बनाई। सोशल काउंसिल का फंडा यह था, इकोनॉमिक में हमने यूथ को डाला क्योंकि स्वरोजगार, रोजगार, इस तरह के इन्होंने फंडा जड़े हैं। मुद्रा लोन, स्टेट का लोन, स्किल ऑफ इंडिया, मेड इन इंडिया, ये गोरख धंधे बेवकूफ बनाने के इन चोरों को जिस तरीके से भी शुरू किया, तो मैंने कहा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ये तो बेवकूफ बनाने के बिजनेस है। ये देना ही नहीं चाहते नौकरी, प्राइवेट का कंसेप्ट, कहां से नौकरी देंगे, मतलब ही नहीं है इनका। तो फिर क्या करें। तो इन लोगों को अपने लेवल पे खड़ा होने के, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने गांव में अपने हिसाब से उस गांव की पेरीफेरी में सोचते हुए या बाहर के कंसर्न को सोचते हुए इनको हमने कहा भाई ये पहला काम तो ये करो कि शुद्ध भोजन खाओ। आप ये एक अभियान चलाओ कि शुद्ध आहार सद्विचार, हम अच्छा नेचुरल फार्मिंग करेंगे और उसी के अनुसार हम अपना भोजन करेंगे। गांव की जमीन में से हर व्यक्ति अपनी जमीन में से 10% अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन पैदा करे। गांव खुश होंगे, खाएंगे और अपने रिश्तेदार भाइयों को भी बांट के खाएंगे। उसके अंदर इकोनॉमी के लिए जो कुछ भी इनका तंत्र होगा, इनकम होगी, उसने इनको करेंगे और वो करेंगे। दूसरे जो भी रिसोर्स हैं गांव के, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके मिल बैठ के करेंगे। और फिर आपस में सामाजिक सहकार हमने इसलिए दिया कि आपस में सहकारी भाव से 50 साल पहले के हिसाब से कुछ कोऑपरेटिव कंसेप्ट खड़ा करेंगे। और ये हमने इसलिए किया कि अमित शाह का कोऑपरेटिव मॉडल आ रहा तुरंत। जब मैंने मैं इन पे बहुत नजर रखता हूं। अमित शाह जी ने सहकार भारती नाम की आरएसएस की संस्था के साथ में इनका टाई अप किया, एमओयू किया। और इंटरनेशनल के अंदर एक यादव हैं जिनको कि रीजनली इनको जिताया इनका राज्यसभा का सदस्य। और सहकार मंत्रालय चूंकि इनके पास है तो राजस्थान का सहकार मंत्रालय वहां पे उस मुट्ठी में है। और उसके बाद में इन्होंने एफपीए खोले। एफपीओ के बाद में सहकारी समितियों के अंदर इनकी एंट्री हो रही है पैक के नाम से। ये मेरे वीडियो काफी पुराने पड़े हैं, हर सप्ताह जब मैं आता हूं। तो आज मुझे आना इसलिए जरूरी हो गया कि लोग कैसे कैसे यूं गलियां बताते रहते हैं, बेकाते रहते हैं पार्टियों के नाम पे। पार्टी घृणा का विषय है। पार्टियों को ये कहो, आप जो स्टाम्प लिखने वाले हैं ना, उनको ये कहो कि मैं बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लूंगा, शपथ पूर्वक लिखता हूं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लूंगा, मैं चंदा लूंगा तो उसको वेबसाइट पे चढ़ाऊंगा। क्यों नाटक करते हो फालतू के। पूरा का पूरा पैसे का गोरख धंधा है। और तुम इसके बीजेपी के मातहत के बिना या जिसका भी शासन है, सेंटर का शासन काम आता है, यहाँ के शासन का कोई क्यों एसबीआई वहां है। यहाँ वालों ये तो नगरपालिका की तरह काम करते हैं। ये छोटे जो है ना, ये राज्यों के विषय है ही नहीं। राज्यों के विषय तो सारे सेंटर ने छीन लिए। सेंटर ने पूर्व पे कानून बना लिया, सहकार मंत्रालय बना लिया, कृषि मंत्रालय के सारे कानून बना लिए। इनके विषय ही नहीं है, फिर भी बना लिए इन्होंने। कौन पना करे, बनाने का पावर है, अगले कर रहे हैं। सारे विषय इन्होंने ले लिए। अब जब ये विषय आ गए, सहकारी का आ गया, तब मैंने कहा कि सामाजिक सहकार का मतलब हम सामाजिकता में जिए। तो इकोनॉमिक काउंसिल को हमने कहा भाई इकोनॉमिकली हम 5-10 गांवों में घूमे हैं, काउंसिल बनाई भी है, हमने इसको बाकायदा उद्घाटन भी किया। फिर बाद में हमने सोशल काउंसिल बनाई। वो किस लिए बनाई, हमारे समाज में बूढ़े बुजुर्ग का आदर कदर कम हुआ है।
हमने ये व्यवस्था की है कि हम पहले उस भारत में जो व्यवस्था उस टाइम थी 80 साल पहले, हम आदर और कदर की पहली स्थापना करेंगे। जहां वैसे उनको काम दिया ना, इकोनॉमी का मतलब इतना ही थोड़ा, एक नेचुरल खेती करो और इतना ही है। इंडस्ट्री भी लगेगी और भी कोई एमएसएमई के तहत कोई छोटी फैक्ट्री लगेगी, कोई किसी चीज अचार मुरबा भी बनाएगा, कोई कुछ करेगा, वो आगे की बात है। लेकिन पहले हमने कहा भाई प्राकृतिक खेती करो, शुद्ध आहार करो और सदविचार करो। इनके अंदर यह था कि इनको हमने बुजुर्गों को लिया, जो ज्यादा से ज्यादा इस काउंसिल में बुजुर्ग आए, और उनका मान मनवार इज्जत के मामले में ये 15 दिन में एक बार इकट्ठे हों गांव में, तो एक बात आती है कि उसको भी वो बेटा नहीं रख रहा, उसको भी वो वहां हो रहा, वो प्रताड़ित हो रहा। पहला मुद्दा यहां से शुरू किया, फिर बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कोई आगे और कोई नहीं पड़े, और सामाजिक समरसता जो भी पैदा हो सके, भाईचारा पैदा हो सके, उसके ऊपर मीटिंगें हो, उसका सिस्टम हो। और जितने भी मैंने गांवों में, जब मैं 70 साल का खुद ही, जब मैंने गांवों से 60 साल के ऊपर के आदमियों के बीच में जब ये बातें रखी तो गदगद हो गए लोगों ने कहा साहब वाकई मतलब बहुत बुरी हाल है हमारे, कोई विकास नहीं करना, ये नाटक करने वाले पार्टियों वाले छोड़, कोई कहीं जरूरत नहीं है। आप एक गांव की सामाजिक समरसता बना दो, आनंद मंगल है, जियो, मस्ती से जियो। कहां कमी है गांव के पास? कोई कमी नहीं है। हम अपने सहकार भाव को भूल गए, आपस में मिल बांट के खाने का कंसेप्ट भूल गए, बार्टर मेथड को हमने अवॉइड कर दिया, एक दूसरे का सारा देने की कहानी अवॉइड कर दिया, एक दूसरे की खींचतान हमने कर दी। ये जो बातें पैदा हुई ना, उसको रोकने की जरूरत है। आज की तारीख में गांव सबल है तो पूरा भारत आत्मनिर्भर है, भारत सबल है। फिर हमने एक सांस्कृतिक बॉडी बनाई। सांस्कृतिक में हमने लेडीज को ज्यादा प्रेफरेंस देने की सोची, और उसमें हमने ये सोचा कि भाई हमारे गीत, जो मार्मिक गीत थे, आप मायरे के गीत को गाओ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने भी 17 गीत कलेक्ट कर रखे हैं। एक गांव में मैंने महीना भर मीटिंग ली, रिकॉर्डिंग किया, वो कभी हुआ तो कंपाइल आपको भी कभी देने। मैंने कई जगह पूछा, 17 गीत एक औरत को किसी को याद है? ये डीजे फीजे वाली बीमारी चली, इसमें इस तरह की व्यवस्था हो गई कि नाच की धुनी अलग हो गई, नाच का भाव भी अलग हो गया, नाव की वस्तु स्थितियां भी बदल गई, और हम उन चीजों को इतना दूर ले गए कि हमारी सामाजिकता खत्म हो गई, सांस्कृतिक गतिविधियां बिल्कुल खत्म हो गई। तो हम उसमें कहा भाई सांस्कृतिक गतिविधि रखो। एक हमने कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई। गांव में कुछ ऐसे पटीदार पंच हैं जिनको आप पटीदारी नहीं दो, पंचायती नहीं दो, तो उनके पेट में वो गैस बनने शुरू हो जाती है। तो हमने कहा गांव का न्याय गांव में होता था पहले, इसी को हमने रिपीट किया, हमने कोई नया कुछ नहीं कहा। एक परिकल्पना ये की क्यों नहीं हम वापस लौट जाएं, क्यों नहीं हम उस जगह को वापस पकड़ लें जहां हमारे पूर्वज थे। मेरे दादाजी जहां थे वहां मैं उस गांव को, उस भारत की रचना कर दूं तो वो बहुत बड़ी बात है। ये विकास का पराकाष्ठ मॉडल, अपर मॉडल है वो, कोई इसकी जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मैंने बताया, मैंने कहा इनको इतनी खुजली क्यों चलती है? हम आपकी सेवा करेंगे। अरे भाई हमें सेवा जरूरत ही नहीं, मेरे खुजली चलती है तो मैं मेरी कुछ लूंगा, मेरे कोई कर लो, तेरे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी? नहीं मैं इसको आपको रगड़ता हूं। अजीब बात है, क्यों तंबू लगा रहे हो आप? क्यों हमारे लिए पानी का प्रबंध कर रहे हो, नाश्ते का प्रबंध कर रहे हो, बस का प्रबंध कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो? क्यों बुला रहे हो आप मुझे? आ जाओ, आप आ जाओ, 1 लाख इकट्ठे हो जाओ। क्यों हो जाए इकट्ठे? पागल कुत्ते ने काटा हमें? क्यों हो जाए वहां इकट्ठे? क्या काम है हमारा? और तुम्हारे पास क्या पावर है? भारत सरकार का जीएसटी जब से बना तब तो पैसा वहां है, उस पैसे को वापस भीख मांग के वापस लाना है, और इससे ज्यादा तो मुझे तो कुछ लगा नहीं। एक बिल को पढ़ा मैंने, 172 के 172 बिल है। सेंट्रलाइजेशन, फेडरल स्ट्रक्चर टोटल खत्म हो चुका है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुका है, और पावर के अंदर पैसा और राजनीति इस तरह से कंट्रोल हो गई है, मीडिया वगैरह के कोई उसमें यूं मतलब नहीं लगाता, कोई भी हाथ ही नहीं लगा सका परंता। वो तभी तो बेचारा राहुल हो देगा यार, अब सुनता तो कोई है नहीं, चलो यात्रा ही कर लो। यात्रा में कौन सा क्या भीड़ तो भी यूं हो जाती है, मेरे जैसे देखने भी खड़े हो जाते हैं, कोई किसी व्यवस्थित दिन चला जाता है, किसी को ये है कि यार पार्टी का मामला, चलो कुछ करो, ऐसे करके भी करते हैं। लेकिन ढांचा बहुत अलग तरीके से हो चुका। इसमें ये जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, ये बी ग्रुप है इनका, कोई एक ग्रुप नहीं है इनके पास। एक ग्रुप को खाली कर दिया है नोटबंदी से, इस नोटिफिकेशन के बाद में इनको एक दहला इनके पास 95% बॉन्ड जो है बीजेपी को गए हैं, और 5% पूरी पार्टियों को गए हैं। आप देख लो क्या हुआ।
हो सकता है इन्होंने कहा होगा थोड़ा टुकड़ा इनको ही डाल दो, क्योंकि एसबीआई उनके पास है, जो भी पता लगता है उनको पता लगता है, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग है, कौन सा पैसा कहां से गया उसका है। साल में 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 10-10 दिन बॉन्ड खरीदने का टाइम है। जैसे गुजरात चुनाव आए, अभी अक्टूबर में महीने मैंने खरीद के रख लिए, उसके रख दिया, 15 दिन के अंदर अंदर सबने बॉन्ड दे दिए, 1 दिन के अंदर अंदर इनको रुपये में कन्वर्ट होके चाहे डॉलर में ही आया, इनके खाते में चले गए, और अध्यक्ष उसके जो पार्टी उसके खाते में गया। कौन सी पार्टी? 1% हो। अब इस 1% वोट की तड़पन देखो आप, इन लोगों को 200 खड़े करेंगे, कमाल है। हनुमान जी के सारे पार्टियों में खड़े करेंगे, अशोक जी के पूरे खड़े। आप एक तो लड़ लो, क्यों आप 200? क्योंकि इनको 1% की झगड़ा है इनको, उसमें अपने आप को स्थापित करना है कि कहीं 1% वोट हो जाए। राजस्थान के कुल मतदाताओं ने जो वोट दिए हैं वैलिड वोट है, उनका 1% वोट जिसको भी मिल गया उसके लिए ये दुकान खुली है। और फिर उस दुकान के अंदर झांकने वाले वो हैं बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उस सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ही वो करता है तो आप या तो उसकी बी पार्टी बन जाओ, तो वो कहेगा खुद ही कि आप ऐसा करो कि ये बॉन्ड आप ले जाओ और ये फला आदमी खड़े कर दो, हमारे को दे दो, ये टिकट मैं भर देता हूं ना। फिर ये क्या है कि क्यों ये वादे लिखते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खड़ी बात नहीं करते, स्पष्ट बात नहीं करते। इकट्ठे हो जाओ, नारा लगाओ। आजा बिजनेस का मैं बता दूं आपको कि पार्टी में बिजनेस, आम आदमी पार्टी का मैं कैंडिडेट था, तब से शुरू हुआ ये टोपियां चली। मैंने टोपी 60 पैसे में दिल्ली से मंगाई और यहां मुझे 2.5 रुपए में मिल रही थी जिले की कमेटी को। जिले की कमेटी ने कहा ये मेरी टोपी है, लो आप। मैंने कहा यार मेरे को तो 60 में मिल रही है, मैं वहां, मेरे को ये वहां पे मतलब कोई पुलिस में अफसर था एक अच्छा सा, तो मैंने उसको फोन किया, उसने कहा अंकल मैं भेज देता हूं, क्यों ले रहे हो वहां से, 60 पैसे में मिल रही है। वो नाराज हो गए, साहब हम आपके साथ वोट नहीं देंगे। मुझे पता था हारूंगा तो क्यों मतलब नहीं। मैंने कहा भाई कहीं जाए तो मेरे पैसे लगते हैं जेब से, मुझे कोई चंदा थोड़ा, उस टाइम ये बॉन्ड बांड नहीं थे ये। अब हमने वो तो देखो आप, टोपी हो गया, गमछा हो गया, ये कुटीर उद्योग हो गया। आपको मैं बता देता हूं, कुछ नहीं होता आप झंडे में ही कुटीर उद्योग कर दो, झंडा पहनाएंगे सबके। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को ऑब्लिगेशन है जिसके अंदर आप इसको देख लो। एक तो ये पूरी की पूरी दुकानें राजनेताओं की, फिर आप मंदिरों में जाओ, आप इसके डेटा देखो, तिरुपति बालाजी के बजट देखो। अब इनको पूछो ये स्वर्ग में पहुंचा देंगे कि खेत में खड़े आदमी को जबरदस्ती वहीं मंदिर में जाओ, वहां वो राम मंदिर बनाएंगे। अरे क्यों सिर फोड़ने बनाओगे क्या, ये खेत पड़े हैं ना। अजीब तरह के लोगों को, अजीब तरह का देश बना दिया इन लोगों ने। युवा बेरोजगार घूम रहा, दर दर भटक रहा है। और एक दिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक दिन ऐसा आएगा जिस देश की विकृति हो जाएगी। कोई दुनिया के देश ऐसी बेवकूफी नहीं कर रहा, बिना मतलब के। टोटल का टोटल पैसा टूरिज्म डिपार्टमेंट का केदारनाथ पे लगा बुरी तरह से, ये काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पे बहुत पैसा बुरी तरह से लगा है। जहां कहीं भी धार्मिक टूरिज्म है उनको डेवलप कर दिया, वहां मठाधीश मकान लेके बैठ गए, हम बेवकूफों की तरह मकान खरीदने वाले चले गए। क्या यार तुम लोगों ने, कभी तो मीटिंग में जा रहे हो, कभी मकान खरीद के मंदिर में जा रहे हो, खेत सुनने पड़े हैं, इन खेतों में कोई जाने को तैयार नहीं। अजीब बात नहीं लगती आपको ये? आप गांव की बाउंड्री के बाहर मत लिखो, सामाजिक समरसता, सामाजिक सहकार के भाव से जीना शुरू कर दो, ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। बेसहारा गोवंश का हम उचित प्रबंध करेंगे। अरे सीधी सी बात है, गाय हमारी माता है तो भैंस भी बुआ होगी या बकरी भी बहन होगी, सब जीव एक हैं। क्यों आप इस पड़पच में पड़े हो? गांव ये गाय बचे, सारे जानवर बचे, बेकारा जानवर कटेंगे और चुपके से कट रहे हैं, तो फिर आप इसको यूं टांग अड़ा करके बापड़ों की हालत खराब कर दी। आप ये कौन है साहब कटने का, हम पार्टी में आएंगे तो कटने का अलाउ कर देंगे। एक हमारे कुछ नेता लग रहे हैं कि साहब हम फसल बीमा पे कर लेंगे। फसल बीमा की कहानी बताऊं मैं, एक उदाहरण देके बताता हूं। पीडब्ल्यूडी की रोड के अंदर जब टोल लगता है तो ट्रैफिक गिना जाता है, और ट्रैफिक गिनने के अंदर यह होता है कि हमारे जैसे छोटे जितने भी अधिकारी जेईएन एईएन एक्शन होते हैं, बेचारे लेबर और मिलके गिनते हैं,
और हम ले जाते देते हैं साहब ये 5,000 ट्रैफिक हुआ। 5,000 के ट्रैफिक को ठेकेदार वहां से आता है और ऊपर जब ट्रैफिक का चीफ इंजीनियर बैठता है उससे पैसे देता है, उसको कहता है कि इसको 3,000 लिख दो। क्यों? कि वीजीएफ मिलता है, वाइबिलिटी गैप फंड मिलता है वहां। ये आपके जो है ना डेटा बीमा के, ये डेटा तो वहां जाते हैं। आप यहां 5x5 के प्लॉट को काट रहे हो और पॉलिसी भी ले रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो कि हमने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया और होल्डर हो गया। काहेगा हो गया? डेटा तो उसके पास पड़ा 5 साल का एवरेज, जिस गांव के डेटा किस गांव के पास नहीं है। कोई गांव बता दे मुझे। मैंने ये सब जगह कहा है, डेटा पे जिंदगी, पूरा भारत डेटा पे चलता है और फर्जी डेटाओं पे चल रहा। जीडीपी के डेटा फर्जी, बीमा पॉलिसी के डेटा फर्जी। वो डेटा आपके पास है ही नहीं, फिर आप लड़ाई लड़ रहे हो। बेहुदा नहीं लगता आपको यूं? क्यों? कि हमारा बस नहीं है। ज्यादा बकवास करें तो हो सकता है कहीं जेल की सलाह देकर या आपके जैसे गालियां निकालने वाले लोग भी मिल जाएंगे। क्यों? बीमा पॉलिसी का मैं कह रहा हूं कि आप 5 साल के डेटाओं को खंगालो। उसकी हार्ड कॉपी किसी गांव वाले के पास है क्या? 5x5 में 10 कुंटल पैदा हुआ और आपकी एवरेज यदि 12 है तो आएगा, वो 10 कर देगा ऑलरेडी, वहीं बैठे बैठा बटन से ही कर देगा। एक झटके टुक, इतना 12 का 10 किया 0। फिर आप कह रहे हो मिला नहीं, बीमा मिला नहीं। अरे बीमा तो वहां पड़ा है उस आदमी के पास में, कंप्यूटर में बीमा पड़ा है, सड़क पे यहां पर नहीं है। आप ये हड़तालें कराते रहो, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। फालतू की यूं ही कोई आप अपनी कोई लगाते हो। ड्राइवरों के लिए कर देंगे उचित व्यवस्था। अरे एनएचआई कर रही है ड्राइवरों के लिए उचित व्यवस्था, पड़ा है जो हर पेट्रोल पंप पे है, लिखित में है। इंडियन रोड कांग्रेस का पब्लिकेशन 12 देख लो आप। किसी को पता नहीं है तो मैं भेज देता हूं। फालतू की बिना मतलब का वार्ड पंच। और ये जो है ना ग्राम सभा वाला, मैं दिल्ली में मेरा भाषण हुआ था तो उन्होंने कहा साहब आप लिख के देना। क्या होता है गोरख धंधा बताऊं? आप वार्ड सभा कर लो चाहे ग्राम सभा कर लो, दोनों ही नकली है। अब आप उसको असली भी कर लो ना तो आगे क्या होता है उसके ऊपर ध्यान करो। वो डॉक्यूमेंट पंचायत समिति में जाता है जिसको जीपीडीपी कहते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उसका ग्राम पंचायत के लेवल पे कंप्यूटर में चढ़ता है, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। चढ़ गया। चढ़ने के बाद में जिला परिषद को चला गया, सेम उसको फॉरवर्ड किया, वहां चला गया। अब सरपंच साहब जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि साहब ये सड़क मुझे बनानी है, यहां खरंजा करना। कि देखो जीपीडीपी में है। हाँ जीपीडीपी में तो मैंने डाल के भेजा साहब वहां। कहने कि यार ये तो इसमें अनटाइड फंड में है, नहीं टाइड फंड में है। टाइड और अनटाइड फंड होते हैं। स्टेट का अलग फंड है पंचायतों के लिए। अब आप पैसों की तरफ ध्यान दो ही नहीं, हवाई किले बनाओ, लोगों को चक्कर में डालो। सभा कर लो, सभा करने में क्या हो जाएगा भाई? सभा कर लें, कल कर दें, लिख दें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पैसा चाहिए, पैसा है सरकार का। भारत सरकार कह रही है कि लेटरिन बनाओ तो लेटरिन ही बनानी है। आपको टाइड फंड है वो, यानी बांधा हुआ फंड है, उसके ऊपर सेकी बगारेगी इंडिया गवर्नमेंट। अनटाइड फंड होती है वो ग्राम सेवकों की तनख्वाह इनमें खत्म हो जाता है। आप ये कहोगे भाई पंचायत का पैसा अनटाइड फंड हो? आप कितने लोगों ने स्टेट फाइनेंस कमीशन को लिखा होगा? ये जो फिलहाल अभी जो उसका चेयरमैन है प्रद्युम्न सिंह, हमने 9 लोगों ने लिखा। स्टेट फाइनेंस कमीशन में पैसा आता था 7.182%। जो पैसा 6.182% होगा, कोई नहीं बोला। ये आपका बोला कि दास कल्ला भी पहले रहा हुआ है। यहां पे अलवर का अनूप दाइमा, ये सोवन डारा जो आपका जो अध्यक्ष है, इनको मैंने कहा तुम्हारी यूनियन से भी भेजो। स्टेट फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या है कि राजस्थान का जितना रेवेन्यू है उसका 6.182% अब पंचायतों को मिलेगा। और फिर क्या होगा कि उसका 25% नगर पालिकाओं को चला जाएगा, उसका 75% आपको होगा। उसमें भी हम टाइड और अनटाइड फंड करेंगे। यूं ही बैकी यूं ही सूत्र बना दिए, यूं ही लोगों कह दिया वहां चलो, वो उधर करना, इकट्ठे हो जाओ, हम मार देंगे। कुछ नहीं होना जाना है। 13 महीना किसान बैठे रहे, 5-5 लाख। सरकार के इस गोरख धंधे में, इस कॉरपोरेट की आंधी में आप कहीं नहीं टिकते। आप सिर्फ टिकते हो तो गांव के बाउंड्री के अंदर अपने सामाजिकता से जी लो और सहकार का भाव कर लो, अच्छा भोजन पैदा कर लो और जो सोर्स है इस सोर्स से अपना जी लो। और कोई बहुत बड़ा आप कोई नहीं कर सकते। कौन से राज की कहानी कर रहे हो? आ ही नहीं सकता, पैसा है ही नहीं किसी के पास, झंडी के पैसे नहीं। आप क्या बात कर रहे हो?
ये जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा 2 जनवरी 2018 का, आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करना, और हाँ आप देखना कि इन्होंने मतलब फॉर्मेसी नोट का नाम देकर कर किस तरह का धंधा खड़ा कर दिया। जेटली साहब ने 2-4 सांसद कूके थे, मैं तो एक एक लाइन सुनता हूं इसलिए आपको बताऊं, बाकी चुप बैठे थे। इन्होंने देखा पार पड़ जाएगी और तुरंत पड़वा उसके पहले नोट छीन लिए नोटबंदी में, बाद में ये लगा दिया किसी कॉमरेडों वगैरह के छोटे मोटे बाहर से पैसे आ रहे थे चीन रशिया की कुछ वो लिंक हम से, तो उसके ऊपर वो कंट्रीब्यूशन करके एसबीआई में पैसा लाओ, वहां से उन्होंने नजर दौड़ा दी और ज्यादा बकवास की थी, ईडी चेप दी, उसके और चेप दी, चपट्टी नहीं करे पूरा देश। ये 2024 के बाद में जो मैं भाषण दे रहा हूं ना, मेरा मुंह बंद रहेगा, बोल ही नहीं सकता कोई आदमी, कोई गुंजाइश नहीं है, नाम मात्र का विपक्ष रहेगा। इसी को राजनीति कहते हैं। इस राजनीति को पनपाने के लिए आप वहां जा रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो। हनुमान जी ने महारैलियां, पता नहीं क्या क्या हुआ, वहां बाड़मेर ले गए, शेखर ले गए, अरे यार कमाल के लोग हो। तंबू लगाए, पैसा कहां से आता है इनके पास? मैंने लिख दी थी, बहुत गालियां खाई मैंने हनुमान जी वाली रैलियों में, थोड़ी सी 2 लाइन लिख दूं 50 गालियां एक साथ पड़ती। तेरे को ज्यादा ध्यान है, कुत्ता बिल्ली सब बन गए हम लोग, लेकिन दिल नहीं मानता। देखते हैं समाज के प्राणी हैं, चिंतक हैं, सोशल वर्किंग में विश्वास करते हैं, करते करते मरेंगे ऐसी हमें एक प्रेरणा है अंदर से। ऐसे इस देश को बनाने में बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोग मरे हैं। हमारे जैसे पागल भी साल भर पहले नौकरी छोड़ के आए थे, 8 साल तक इन गरियाड़ों में घूमे हैं। घूमने के बाद में लगा कि ये टोटल गंद है। मुझे बहुत प्रेशर था पार्टी का, जब मैंने ये कहा हो सकता मैं बनूं, मैंने ये कहा भाई देखो, एक तो हम ये कंसेप्ट करेंगे, बॉन्ड का लिख के दे दे लोगों को, बॉन्ड नहीं लेंगे, बॉन्ड के धंधे में स्टाम्प पे लिख दें, पब्लिक को कहते हैं कि भाई हमारे नाम से बॉन्ड। अब ये तो नाम से तो क्या, पब्लिक को तो बेचारी को पता ही नहीं लगता, क्यों चुपचाप का मामला है ना, लेकिन फिर भी जो पता लगे, जैसे बीजेपी को तो पता लग ही सकता है, तो वो धीरे से कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो बॉन्ड नहीं लेंगे। दूसरा मैंने कहा पंचायत के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका कारण है कि हम जन भागीदारी चाहते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहते हैं, जिसका कि ग्राम पंचायत मॉडल है, ग्राम सभा उसका रूप है, वार्ड सभा उसका रूप है, और उससे जीपीडीपी बनता है। लेकिन जीपीडीपी की भोंगली इन्होंने यही पंचायत स्तर पे कर दी। कोई सरपंच मुझे बता दे, ये वार्ड सभा करने वाले लोग बताते हैं कि जीपीडीपी की एक भी कॉपी के ऊपर काम होता हो तो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान की जिस सीक्वेंस में काम होते हैं उसी सीक्वेंस से सारे काम होने चाहिए, नहीं होता। काम लिखे कुछ है, होते कुछ है। वो कारण कि साहब ये तो इस योजना में नहीं आता, आपके लिखने से क्या होगा, आपने तो लिख दिया आप आकाश से तारे तोड़ेंगे, क्या बनाओ, लेटरिन बनानी पड़ी। आप नहीं देखते यार, मरने दे, लेटरिन तो बन रही है, कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग के लग गए हम। आप अपने गांव का विकास अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, काहे की सभा करें, कौन सी वार्ड की करें, कौन सी ग्राम की करें। अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है। 73 के लिए मैं हरियाणा गया, 50 पंचायतें इकट्ठी की, यूपी गया, गुजरात के जोड़े मैंने, मध्य प्रदेश के रामनारायण जी सुन रहे हैं, मेरे इसी सेशन में है, शेयर करेंगे आप, इन्होंने सुने हैं कम से कम 50 में। इनके वहां हमने मीटिंग ली, वहां इन्होंने 10 सरपंच इकट्ठे, इन्होंने कहा साहब मेरे वहां प्रॉब्लम है, आप वर्चुअल मीटिंग लेते हो लेकिन वहां फोन नहीं लगते, सरपंच बता रहे हेलो हेलो करते रहेंगे, तो क्या मेथड करें। तो इन्होंने कहा मैं सरपंचों को एक जगह अपना इकट्ठा कर लिया, 30वीं मंजिल पे बैठा दिया इन्होंने। मैं यहां से बोला, मैंने कहा तुम्हारे 29 अधिकार हैं, कौन देता है, फंड ही नहीं, पैसा ही नहीं। और स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर आप लड़ाई लड़ दो ना, बाकी बकवास छोड़ो आप, तो ये सभाएं अबाएं होती रहेगी, ग्राम सभा। स्टेट फाइनेंस कमीशन में ग्राम पंचायत को क्या 6 पॉइंट पूरे बजट का 6.182% मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत ही नहीं, नगर पालिका दोनों, पीआरआई कहते हैं इनको। तो बताओ अब आप कौन से बजट की बात कर रहे हो? इंडिया गवर्नमेंट के बजट के सारे आप जिंदा हो, 15वां वित्त आयोग के तहत जिंदा हो। 15वें वित्त आयोग को भी पूरा पढ़ो, उसमें से 1% जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने वोट लेने के लिए रिजर्व कर रखा है। पहले 42% था, अब 41% ही है। 41 में सब बढ़ते 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 ग्राम पंचायत को भी कुछ टुकड़ा मिलता है, जिसमें आपने ये लेटिने फेटिने बना दी, छोटे मोटे ये कर दिए, ऐसे कर दिया। ये बातें हमें समझनी पड़ेगी कि राजनीतिक ढांचा हमें किस तरीके से
मीडिया कब्जे में, बैंक पूरा कब्जे में, जीएसटी के तहत पैदा फंड पूरा कब्जे में, कानून बना के जितने भी सहकारी वगैरह जो कुछ भी थे वो सारा कब्जे में। अब इसमें ये क्षेत्रीय पार्टियां कह रहे हम ये तीर मार देंगे। तुम 1% वोट कलेक्ट करने के लिए लालायित हो, उन बॉन्ड के लिए लालायित हो, तुम एक मार्केट में बी टीम के रूप में उतारा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारे के सारे लोग कंप्लीट मैं चैलेंज से करता हूं। बाकी आप खुले मैदान में अपने, है ना, जब आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हमारा एक एक पैसा पोर्टल पर रहेगा, मैंने तो किसी पोर्टल पे नहीं देखा इनका आम आदमी पार्टी का। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार साल भर की नौकरी छोटी पागल की तरह वहां गए, लगे थे 5-10 लाख रुपए का जूझ चलते रस्ते लग गया। मेरे जैसे आदमी के पास कहां थे 10 लाख। मैं तो यहाँ आ गया। क्यों? मैं भैंस चरा रहा हूं। आज सुबह 6 बजे उठ करके अंधेरे अंधेरे में भैंस लेकर चला जाता। क्यों चला जाता हूं? मैंने देख लिया यार इसमें कोई दम ही नहीं है। अब तेरे शांति से जीना, इसका दूध तो पिएगा आराम से, तेरे पास खेत है, खेतों में क्यों छोड़ के जाए? कहां जाए? किस लिए जाए? मैं तो इन गांवों में गया, 5.5 आदमी 10 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए, तो वो आधे सुना आधे नहीं सुने। और इनके ला के इकट्ठे करेंगे, क्या करोगे? इनको कोई खैरात बांट दोगे, वहां ये कर देंगे। तो ये बातें मुझे बड़ी बेहूदी लगती है। और इसी बड़ास के कारण से मैं कभी कभी, बाकी तो मैं ज्ञानवर्धन की बातें करता हूँ, ऐसी बातें मेरे जान में अच्छी भी मुझे महसूस नहीं होती कि मैं इन घटिया बातों को आपके सामने करूं। लेकिन ये पैसेकार इस राजनीति के अंदर किस तरीके से ये चंदा पूड़ी होती है, इसको बताना बहुत जरूरी था कि किस तरह से इलेक्ट्रो बॉन्ड को आप सभी पढ़ो। और इसको अंडरलाइन कर करके मैंने आपको बताया है। कोई कंपनी होगी, महीने 4 महीने दे रखे हैं, बॉन्ड खरीदेगी, उसका नाम लिख देगी किसको देना है, वो आएगा 15 दिन के अंदर अंदर लेके चला जाएगा। भूल गया तो प्रधानमंत्री का वो फंड है, वो जो उसमें कोविड वो रिलीफ फंड वाला, उसमें चला जाएगा। और बाकी जो ढांचा है, 1 दिन के अंदर अंदर उसका वो पैसा उसके खाते में, किसके? उसके खाते में चला जाएगा। अब इसको यही लिख सकते थे, जो आदमी खड़ा है जिसको सीधा पैसा देना चाहते हैं उसके खाते में चला जाए, उसके खाते के बापड़े के जाते ही नहीं। क्योंकि 1% का तो उसके पास है नहीं, वो तो यूं ही खड़ा हो जाता है टिकट देने पे। फिर मान लो मेरा एक आजकल कल परसों का भी वीडियो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे है, मान लो आप संसद में चले गए, सांसद बन गए, तो वहां व्हीप जारी होती है। व्हीप में आप पालन नहीं किया तो आप सस्पेंड होकर घर चले जाते हो। तो मतलब की बात यह है कि आप एक गुलाम को वहां भेज रहे हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव बना के। वो तो खुद गुलाम है पार्टी का, पैसे का गुलाम, बॉन्ड का गुलाम, टिकट लेने से गुलाम, व्हीप का गुलाम, और उसके अंदर आप उसको बुस्ट कर रहे हो कि ये आ जाए और हमारा कर दे। महात्माओं को मंदिर में ढूंढ रहे हो, उस पत्थर में। अब कोई कह रहा थाईलैंड के राम थे, कोई कह रहा इसमें बहस में पड़ो तो ये मारने कूटने लग जाते हैं। अब जहां भी थे यार, जैसे भी थे ठीक थे। आप देखो जो भारत बदला है ना, आपके पूर्वजों की पूजा होती थी, साल में आपके वहां दिया किया जाता था, आपके घर की औरतें ना धो करके दिया करती थी। ये हमारी पूजा पद्धति थी, कोई लफड़ा नहीं था इस मंदिर का, टकोरा दूसरा तीसरा चल दिए साहब। आज औरतों का तो दिमाग ही खराब हो गया, टोले के टोले जा रहे हैं, वो लग रहे हैं यूं यूं। कहां जा रहे हो साला सर जी, क्या कर रहे हो? काउड़ लेके। अरे यार आधे तो मर गए, 2.5-4, कोई रामदेव जा रहा, कोई जा रहा। कि खेत छोड़ो मत, शांति से जियो यार, भैंस चराओ आराम से, मस्ती से गाय चराओ, दूध पियो, खेती करो, शुद्ध भोजन जियो। ये सामाजिक सहकार मॉडल है हमारा। क्यों इस बीमारी में पड़ रहे हो? इनके पीछे घूम के कौन सी तुम्हें मिल जाना, इतने साल में समझ में नहीं आई। 75 साल के देश की आजादी में तुम नहीं समझ पाए राजनीति के गोरख धंधे को। प्रेशर ग्रुप बनाओ, हम एक जगह इकट्ठे होकर के किसी न किसी बात पे यदि प्रेशर ग्रुप मीडिया से भी बना दें तो वो जाए। आप ट्विटर ट्रेंड चला दो तो भी प्रेशर ग्रुप है, कौन सी वहां जाने की जरूरत है। लेकिन अब होता है, ये सारी बातें हैं। अब लंबा खिंच जाएगा, किसी रैली में जाने की जरूरत नहीं है। शपथ है उस भगवान की, आपके जितने लगते उनके, किसी फालतू के मंदिरों में इधर उधर भटकने की। आप अपने पूर्वजों को ले
उनकी पूजा कर लो घर में ही बैठ के आनंद से। उनके वार्षिक दिन आए उस दिन दिया जला के मस्ती मारो और अपने जीवन को खुशहाल करो। यही जीवन के सार है। एक दिन मरना है। इनके आगे पीछे मुकोटे पहन पहन के क्यों घूम रहे हो? किसी के चलते रास्ते खुद के चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा कि क्यों घूम रहे हो? इनके मैंने बता दिया कि ये क्यों है, ये बेचारे क्यों कर रहे हैं। अब इनको पूछो कि तुम्हें रजिस्टर, क्योंकि इसमें लिख दिया ना कि रजिस्टर्ड पार्टी होगी। अब आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो? भाई बिना पार्टी के चुनाव लड़ लो ना। कि भाई हम तो देखो जनसेवक आदमी है, निर्दलीय खड़े होंगे लेकिन होंगे, हमारा एजेंडा ये है, वही बोल लो, क्योंकि वहां चंदा नहीं आता ना। तो ये कहानी है। आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और जज के कमेंट लिखें। मुझे कोई ऐतराजी नहीं है। आप अपने तय दिल से अंतरात्मा से कोई बात लिखें। आप ओछी हरकत करेंगे, गाली निकालेंगे तो मैं ठीक है, मेरा अंदर ही अंदर कर लूंगा। इतनी मैंने एक परिपक्वता मैंने जीवन में ली है। लेकिन ये चिंतन के तहत है कि आज उस भारत को वापस खड़ा कर दो, हमारे पूर्वजों के भारत को। इनको छोड़ दो। ये जो कोई भी नई रचना घटित हुई है टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर, टेक्नोलॉजी जरूर कुछ आपको हेल्प कर सकती है। उसको को मैंने पिछले बात भी कही थी, अब की बार भी जाते जाते 1 मिनट में कहता हूं। तो इंडस्ट्री 4.0 आया, यानी चौथा चरण इंडस्ट्री का आया। किस बेस पे आया? वेब 3.0 पे आया। वेब 3 भला क्या है? वेब 1 था इंटरनेट में आपके मेल जाने वाला। वेब 2 ये है जो मैं आपको बोल रहा हूं और आप शेयर कर रहे हो और मेरी बात कर रही है। वेब 3 ये है ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, रोबोटिक है, ड्रोन है, बिग चेन है, जिससे आपकी क्रिप्टो करेंसी बन रही है। डिजिटल करेंसी तो आ गई आपकी, 10 दिन पहले तो आ गई, तो करेंसी आ चुकी है। उस दुनिया के अंदर भी आपको दिमाग लगा के जीना है कि इस वर्चुअल दुनिया और एक रियल दुनिया जो आप खेती कर रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये लाइफलाइन है, इसमें आपको जीना है। उस वर्चुअल दुनिया को माइंड में रखना है और धरातल पैर जो है इस रियल दुनिया पे रखना, जमीन पे रखना है। बाकी इन बातों में कुछ नहीं धरा है। जुलूस के हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ो वेब 3.0, फिर उसकी डिटेल पढ़ो क्या क्या है उसमें। 9 चीजें, बिग डेटा। आप देखो कि उबेर की कंपनी को कमीशन मिलता है, आपने देखा कैसे मिलता है? वो डेटा कलेक्ट करता है। स्विगी है, वो डेटा कलेक्शन करता। बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा बेचने वाली कंपनियां बन गई, जो कारें चलाने वाली कंपनियां, वो क्योंकि डेटा की दुनिया है। दुनिया डेटा की, जिसके पास डेटा, जैसे अमेजन बेचता है, अमेजन ये देखता है कि कौन सा माल कहां कहां मंगाया तो उसको प्राइम वेंडर में घोषित कर देते हैं। मेरे बच्चे करते रहते हैं छुटपुट, मैं उनको पूछता रहता हूं, आप प्राइम वेंडर घोषित हो गए। प्राइम वेंडर घोषित हो गया, इसका मतलब है कि आप कुछ उसके अंदर वजूद रखने लग गए। ये धंधा है पूरा का पूरा, डेटा का धंधा है। और इस फर्जी डेटा के धंधे में हम फंस चुके हैं। फसल बीमा फर्जी डेटा, क्यों? आपको मिलता ही नहीं वो डेटा। 5 साल के डेटा कोई लाके बता दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं होता ऐसा, क्योंकि सरकार ने इस तरह से ढांचा खड़ा कर दिया कि एक आदमी के हाथ में कंप्यूटर और उसका पासवर्ड दे दिया। वो आदमी किसी कंपनी से मिलता है और उसमें से तक चेंज कर देता है। एक गांव की कोई फसल है, 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल है, और यदि आपकी 8 कुंटल आई है तो मुआवजा मिलना चाहिए ना, लेकिन उसको 8 कर देगा वो, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वहां नजर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास हम बेसहारा है। हमने ट्रैफिक के डेटा भेजे कि इस रोड का 5000 है डेटा, उसने 3000 कर दिया। क्यों कर दिया? हमारे डेटा तो वहां चले गए, हार्ड कॉपी थी हमारे पास। तो अब या तो हम लड़ें कि 5 है, या कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी के लोग बने, वो लें आरटीआई, वो आरटीआई ले तो डेटा वो बोलेंगे कि इस रोड पे तो 3000 ही है ऐसा ट्रैफिक। वो कह रहा 3000 है तो मैं 21 साल नहीं साहब 30 साल ट्रैफिक ले का मैं टोल वसूलूंगा, तो 30 साल मिल गए उसको। वीजीए वाइबिलिटी गैप फंड मिल गया कि साहब इस पे तो ट्रैफिक ही नहीं है, क्या करेंगे, 3000 ही। अरे मैंने कहा 5 भेजे, लेकिन आपके डेटा तो आपके पास है। ये कहिए इसमें है बीमा पॉलिसी में। आप बीमा के अंदर बड़े टेढ़े हो रहे हो। हम बीमा कर, एक वो हमारा धर्मा धाकड़ लग रहा है उधर, वो मैं फोन पे बात भी करता हूँ, वो झंडा लेके लगा, 2 एमएलए उनके जान के आपत बना हुआ कि ये जो है ये नहीं, अरे इनके पक्ष में ही नहीं, बापड़ों के टोटल कॉर्पोरेट के कब्जे में है सब चीजें। डेटा बेस्ड लाइफ हो चुकी है।
उसको भी समझो। इनके आगे पीछे से नहीं है, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। स्वागत है, कभी संडे को आओ आप मीटिंगों में, लिंक कहीं से भी ले लो, ज्यादा मैं नहीं भेजता हूँ। बहुत अच्छे एक्सपर्ट लोगों के साथ हम बैठते हैं और उनके साथ जब ये बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव है। और जब पब्लिक ऐसे करती है तो मुझे दुख होता है कि ये भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। भीड़ बन गया, क्यों भीड़ का हिस्सा बन रहे हो आप? तो साथियों, पुनः निवेदन, जागो और जाग कर जगाओ लोगों को। इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।